बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज बात करेंगे जी कनाडा के वीज़े पे। बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, कभी किसी एजेंट से बात करवाते हैं, कभी किसी भाई से पूछते हैं क्या सीन है, कैसे करना है। वो कुछ लोग तो पेपर पे अपनी तस्वीर लगी होती है, साथ में लिखा होता है कनेडियन वीज़ा, वो पिक्चर भेज देते हैं। ये वीज़ा सही है या नहीं सही है। और असल में ना हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा वीज़े सेल होते हैं वो होते हैं यूएई के, सऊदी अरब के, मिडल ईस्ट के जितने भी वीज़े होते हैं। और इनका प्रोसेस जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। उसमें ये होता है कि आप मेडिकल करवाएं, और मेडिकल के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट दे दें एजेंट को, एजेंट आपका वीज़ा लगवा के आपको दे देता है और आपको वो दाल लगाते हैं मेडिकल पे। जब मैं सऊदी अरब गया था तो उन्होंने मुझसे मेरे ख्याल से 50,000 रुपया दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरे मैदे में गर्मी है। सुबह सुबह बंदा नहार मुँह उठ के बिना पानी पिए चला जाए उधर मेडिकल करवाने, 11 बजे के बाद आपका नंबर आए। और गर्मी तो आएगी आएगी। फिर मुल्तान मैंने करवाया था तो उनको 50,000 रुपया दिया था, मुझे याद है। आज से 12 13 साल पहले की बात है। अब लोग समझते हैं इसी तरह का सिस्टम है कनाडा के वीज़े का भी। मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, बंदे का वीज़ा भी लगा हुआ, उसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ, उसका मैं लगाना मुनासिब नहीं समझता, अच्छी बात नहीं है। मेरे एक थोड़े दिन पहले कभी मैसेज आया था भाई पे, कभी भाई से आकर कभी को पूछता है, वो पूछ रहे थे ये वीज़ा असली है या नहीं असली। कनाडा का वीज़ा असली है या नहीं असली है, उसके लिए मैं आपको चंद स्टेप बताता हूँ, आप खुद ही उसको आपको पता चल जाएगा ये वीज़ा सही है या नहीं सही है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले नंबर पे कनाडा का जो वीज़ा है किसी पेपर पे नहीं आता। जैसे कि सऊदी अरब का वीज़ा आता है या कोई और मुल्क का वीज़ा आता है, उसके लिए वो कोई आपको रेगुलर वर्क के इससे पेपर पे पिक्चर लगा के स्टैंप लगा के नहीं देगा आपको वीज़ा। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, सबसे पहले जो वीज़े से भी पहले की ज़रूरी चीज़ें, अगर आपने कनाडा के लिए अप्लाई किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन के बाद आप ऑनलाइन फ़ीस पे करते हैं। फ़ीस पे करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। वो एप्लीकेशन नंबर जो होता है वो कनाडा वेबसाइट से आपको लॉगिन जब करना पे प्रॉपर आईडी बनती है लॉगिन के लिए। जैसे मोबाइल में लॉगिन के लिए जीमेल बनानी पड़ती है, जैसे और से दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए आपको आईडी बनानी पड़ती है। इसी तरह का एप्लीकेशन जब आप फिल करते हैं ना कनाडा के लिए ऑनलाइन, तो आपको एक लॉगिन अकाउंट मिलता है जिसमें आपका ईमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी डिटेल्स होती हैं। ईमेल आपकी चली जाती है तो वो आपको एक ईमेल भेजते हैं रेफरेंस नंबर के तौर पे। रेफरेंस नंबर से मुराद कि ये ईमेल आपकी हमें मसूल होगी है, ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है आपको सीआरए की वेबसाइट से। जब आपकी वो यानी कि प्रोसेस के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि जब छानबीन शुरू कर देते हैं, तो वो तब आपको एक एप्लीकेशन नंबर भेज देते हैं कि भी आपकी एप्लीकेशन हमें मसूल होगी है। जब कोई एजेंट उस पर लग जाता है तो वो चाहे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनके वीज़ा ऑफिस हैं, तो वो जिस ऑफिस में चली जाती है उसका बंदा जब उस पे ऊपर खुद एजेंट काम करना शुरू कर देता है, एजेंट से मुराद ऑफिस का जो वीज़ा होल्डर ऑफिस का बंदा है वो काम शुरू कर देता है, तो वो एक एप्लीकेशन नंबर लगाता है। फिर वो नंबर लगा के आपको ईमेल करता है कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आप ये एप्लीकेशन नंबर देंगे, तो उसके बाद जो होता है आप उस पर लॉगिन हो जाएंगे और आपकी सारी डिटेल्स उस पर वाज़ेह आ जाएंगी। जब ये फिर वो अगर तो आपकी एप्लीकेशन सही है, जो टर्म्स एंड कंडीशन और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है, जिसमें आपकी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर लगी होगी, आपका बायोडाटा होगा, आपका रिकॉर्ड होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी, सारा कुछ लगा होगा, अगर तो वो सही है तो वो आपको कुछ अर्से के बाद एक मेडिकल के लिए ईमेल करेंगे। वो मेडिकल के लिए ईमेल करेंगे, आप उससे मेडिकल करवा लें। पहले पाकिस्तान में फिंगरप्रिंट होते हैं, विजिट वीज़े के लिए भी पाकिस्तान में अगर वो आपको फिंगरप्रिंट के लिए लोकेशन भेजेंगे, आप वहाँ जाके फिंगरप्रिंट करवाएंगे। लाहौर में शायद और मुख्तलिफ बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में भी होगा, कराची में भी होगा। आप उधर से फिंगरप्रिंट करा के वो आप उनको सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए। जब आपका वो भी हिस्सा कवर हो जाता है फिंगरप्रिंट वाला, उसके बाद मेडिकल की ईमेल आती है। मेडिकल आपने करवा दिया, वो हिस्सा भी पास हो गया। उसके साथ जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, उसके साथ उसी वक्त वो आपसे मांगते हैं पुलिस बैकग्राउंड चेकअप। अगर आपने पुलिस का बैकग्राउंड चेकअप भी सबमिट कर दिया हुआ है
और आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम लॉन्ग हो गया, 6 महीने का होता है पुलिस बैकग्राउंड चेकअप का टाइम। यस। और अगर आप मुख्तलिफ मसलन सऊदी अरब में रहते हैं, दुबई में रहते हैं और आप पाकिस्तानी हैं और आपको एक मुल्क में एक 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो फिर आपको उस लोकल गवर्नमेंट से भी पुलिस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड का चेक जो होता है वो भी आपने अपलोड कर दिया। अगर तो कोई मसला नहीं है तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। अगर मसला आ जाएगा तो वो फ़ौरन आपको ईमेल करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, तब तक आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे चली जाएगी। अगर तो वो छोटा इशू हुआ, अगर उसमें कोई मेजर मिस्टेक हुई एप्लीकेशन में, तो वो आपका दोबारा लाइन में लग जाएंगे, आपका प्रोसेस शुरू से हो जाएगा, दोबारा से हो जाएगा जब आपको सबमिट कर देंगे उनको। मिसाल के तौर पे जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होना है या लग जाना है, ये अभी बाद का सीन है। अगर तो उन्होंने एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर ली, फिर वो आपको कहेंगे भी इस दिन के लिए हमने इस डेट को इस सिटी में इस ऑफिस में आपका इंटरव्यू स्केड्यूल किया है। अगर तो आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस जो ईमेल हम आपको कर रहे हैं इसको कंफर्म करें कि आप इस डेट को आके इंटरव्यू देंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, इंटरव्यू के कम बगैर बहुत कम वीज़ा लगता है, इंटरव्यू होता ही होता है। और जब अगर इंटरव्यू ना भी हो तो आपको पासपोर्ट जो होता है एम्बेसी में जाके, कैनेडियन एम्बेसी में जमा करवाना पड़ता है। वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, अगर अप्रूवल हो जाए तो आपको कहते हैं इंटरव्यू के लिए आ जाए, या इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया तो पासपोर्ट मांग लेते हैं। वो पासपोर्ट आप ड्रॉप करते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी आपका पासपोर्ट कुछ दिन के लिए रखती है, उस पर एक प्रॉपर एक पेज के ऊपर पासपोर्ट की एक पूरी जो है ना स्टिकर लगाती है आपकी डिटेल्स के साथ। वो 1 साल के लिए वीज़ा होता है, चाहे परमानेंट रेजिडेंसी का, चाहे 1 साल के अंदर अंदर आपने एंट्री करनी होती है, चाहे विजिट का। और अगर विजिट का मल्टीपल हो तो वो जितनी पासपोर्ट की मुद्दत हो उतना लग जाता है। आप जो ये पूछते हैं ना कि वो एक पेपर आया, उस पर तस्वीर लगी हुई है, आपका वीज़ा, आपका नाम लिखा हुआ है, और बंदे आपसे फ़ोन करके पूछते हैं जी 1 लाख रुपया दे दे, 2 लाख रुपया दे दे, उसके बाद करेंगे। ये सारा होता है फ्रॉड, कोई ऐसा सीन नहीं होता। ये सारे आपको लूटने वाले स्कैमर बैठे हैं। हर बंदे को पता पाकिस्तान में मुश्किलें चल रही हैं, हालात ठीक नहीं है, हर दूसरा बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, हालात की खराबी की वजह से मुल्क छोड़ना चाहता है। तो इसका फायदा स्कैमर पाकिस्तान में बैठे हुए स्कैमर ही यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों को। तो इसलिए अगर आपको पेपर पे वीज़ा लगा के दे गई, ये आपका वीज़ा लग गया है या दे दे, वो पासपोर्ट आपके पास है, अभी आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई आपने पासपोर्ट पिक्चर्स नहीं दी, कोई आपने मेडिकल नहीं करवाया, कोई आपने फिंगरप्रिंट नहीं करवाई, और आपको कहे कि आपका वीज़ा लग गया, हमें पैसे दे दे, तो कभी भी ऐसे फ्रॉडिये के धोखे में ना आए। वीज़ा असली है या नहीं असली, अब आप समझ गए कि कैसे चेक करना है। आपको खुद पता चल गया कि जब आपका पासपोर्ट एम्बेसी चला जाए, वहाँ से वीज़ा लग के आए, तो वीज़ा बस वही असली है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी वीज़ा असली नहीं होता, वो फ्रॉड होता है। फ्रॉड से बचें और बार बार ये सवाल ना पूछें। आप आजकल इंटरनेट का दौर है, अगर तो आप थोड़े पढ़े लिखे हैं आपको समझ जाएंगे। आप सर्च कर लें, उस पर वीडियोज़ लोगों ने बनाई हो वो देख लें, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो इस पर मैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इस दर्जे में एक्सेप्टेबल होते हैं या किन किन के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बंदा फ्रॉडिया कहे कि आप 1 लाख रुपए भेज दे, 2 लाख रुपए भेज दे, कभी अपने पैसे ना भेजें, ये स्कैम होता है। उसी तरह का जिस तरह कोई बंदा आपको कॉल करके कहे आपकी जो है ना 5 लाख का इनाम निकला, आप हमें 2000 रुपये के जैज़, टेलीनार या यूफोन के कार्ड करवा दें, हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। वही अगर आपको 5 लाख के कार्ड के लिए 2,00,000 रुपये के कार्ड चाहिए तो आप उसी अमाउंट में से रख लें। इसी तरह किसी बंदे को पेपर पे अपनी पिक्चर दे के खूबसूरत सी, कनाडा जाने का हर बंदे को दिल करता है, यूरोप जाने का हर बंदे को दिल करता है, वो अच्छे ममालिक में जाने का हर बंदे को दिल करता है। इसमें लालच आ जाता है बंदे में, वो बंदा तब ही फंसता है जब बंदे को बिना सोचे समझे बंदा लालच में आ जाता है। तो स्कैमर उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जब आप गूगल पे सर्च करते रहते हैं बार बार, तो स्कैमर्स आपका डाटा गूगल से या किसी दूसरे सोर्स से कलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को वो नंबर और आपके ईमेल के जरिए आपसे कांटेक्ट करते हैं और आप लोगों को लूटते हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ों से अवेयर रहिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दूसरी तफसील बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।